नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कैरियर मंत्रा बाय प्रदीप प्रमाणिक, यहाँ पे मैं कैरियर के नए ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ। आज का विषय है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैरियर। मैं आपको बता दूं कि मेरा काफ़ी समय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा रहा है, इसलिए मुझे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आइडिया है और शायद यही कारण है कि मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो आपके किसी काम में आएगा। भारत एक बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है और ये एक्सपोर्टर भी है। लगभग 55 बिलियन डॉलर की इसके टर्नओवर भी है, जिसमें कि लगभग आधे से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका कंजम्पशन होता है। भारत लगभग तीसरा या चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है। अमेरिका और चाइना के बाद शायद भारत का नंबर आता है। अभी भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 7.8% पर एनम के हिसाब से चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। भारत की कुछ कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं, खास करके अमेरिकन मार्केट के लिए, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, यूरोपियन मार्केट के लिए, एशियन मार्केट के लिए और फिर अफ्रीकन मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का अपना दबदबा है। मैं एक दो कंपनियों के नाम बता दूं आपको, जैसे सन फार्मा हो गया, जाइडस हो गया, जाइडस जो पहले कैडिला उसके बाद उसमें डिवीजन हुआ, ल्यूपिन लैबोरेटरीज हो गई, ग्लेनमार्क हो गया, मैनकाइंड फार्मा हो गया, ऑरबिंदो फार्मा हो गया। ये सब जो कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और शायद इसके कारण लगभग भारत की जो जीडीपी है उसका 14% फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट से भी आता है। तो एक बड़ा मार्केट है, नेचुरली इसमें बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। अभी जबकि ऑटोमेटेड मशीन्स लग गए, लेकिन उसके बावजूद फार्मा इंडस्ट्रीज़ में मैन पावर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको जैसे पता है कि उनके लिए टेक्निकली या स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे बी फार्मा वाले या एम फार्मा वाले या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट से लेकर डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल हो या उसके प्रोडक्शन जो प्लानिंग है तो उसमें रहते हैं। वो ये सारे उनके टेक्निकल काम होते हैं, जहाँ पे इन बी फार्मा, बीएससी या एम फार्मा वाले जैसे लोग हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं देखते हैं, उसकी प्रोडक्शन के सारे चैनल्स को भी उसमें रहते हैं और प्लानिंग में भी उनका बड़ा हिस्सा रहता है। उसके अलावा उनके वेयर हाउस रहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद, क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद वेयर हाउस में जाते हैं। वहाँ पे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट रहता है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट रहता है, जो सप्लाई चेन को देखता है। वो सारे इंडिया के या बाहर जहाँ भी सप्लाई करनी हो, ये उनके लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम है सप्लाई करना। अब मान लीजिए बॉम्बे में एक फैक्ट्री है और उनके सारे मार्केटिंग अलग अलग स्टेट्स में है, तो नेचुरली जो सीएनएफ होंगे या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या होलसेलर होंगे, उनके पास तो उनका ही काम है माल सप्लाई करना। कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये सारे मैनेजर्स के हाथ में रहता है, जो प्लानिंग प्रोजेक्शन करते हैं और वहाँ से सप्लाई आती है। इसके अलावा सेल्स के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सेल्स एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सेल्स के बिना रेवेन्यू आएगी। रेवेन्यू अगर नहीं आएगा तो रेवेन्यू के बिना कंपनी नहीं चलती है। तो किसी भी इंडस्ट्री की तरह फार्मा इंडस्ट्री में भी सेल्स वालों का बड़ा योगदान रहता है। लेकिन सेल्स में जाएंगे कौन? तो मैं बता दूं कि सेल्स में कोई भी ग्रेजुएट है जा सकता है, जो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हो, जो फिजिकली फिट हो, ट्रैवल कर सकते हो और कन्विंसिंग पावर हो। तो ये लोगों की इन लोगों को नॉर्मली कंपनीज रखती है मेडिकल रेप में, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर कहें तो ज़्यादा सही होगा। कुछ वर्षों के बाद आप फिर प्रमोशन मिलता है आपको, और आप 6-7 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को
सुपरवाइज करते हैं, तो आपका काम, आपका पोजीशन होता है एरिया सेल्स मैनेजर का। आपके अंडर लगभग 7-8 या 6-7 जैसे भी टीम हो, वो आपको कंट्रोल करना है। उनके सेल्स टारगेट को देखना है, उनके बिजनेस वॉल्यूम को देखना है, उनके कलेक्शन को देखना है। शायद एक एरिया मैनेजर को एक स्टेट का 2 हिस्सा होगा, तो 2 एरिया मैनेजर एक स्टेट में नॉर्मली रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ही एरिया मैनेजर भी रहते हैं, क्योंकि उनकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम है। इसके बाद जो तीसरा जो सोपान है, या जो एक सीढ़ी है कैरियर की, वो ही है रीजनल सेल्स मैनेजर। एक रीजन, तो एक रीजन का मतलब है कि आप 4-5 एरिया मैनेजर्स को कंट्रोल करते हैं। तो एक रीजनल मैनेजर के अंदर में लगभग 30 से 40 या 50 रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, और वो 1-2 स्टेट्स के या 3 स्टेट्स के हेड होते हैं। उनका भी वही काम है, सेल्स को मैनेज करना, बिजनेस वॉल्यूम को देखना, और जो क्लाइंट्स के सेटिस्फैक्शन लेवल को देखना, कहीं प्रॉब्लम है फील्ड में तो उसको देखना, ये सारा काम रहता है। और ख़ास करके जो अगर डिपो है, तो उसकी भी मैनेजमेंट रीजनल मैनेजर्स के हाथ में रहती है। इसके बाद जो चौथा पोजीशन है, वो जोनल मैनेजर का है। एक जोन, जैसे अगर भारत को 4 जोनों में बांटा जाए, तो एक जोन के जो हेड रहते हैं उनको जोनल मैनेजर बोलते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं जनरल मैनेजर को, जो कि हेड ऑफिस में बैठते हैं। आपको पता होगा कि ये एक सीनियर पोजीशन है, और यहाँ के बाद जो अलग जो लेवल है, वो मैनेजमेंट से डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे चेयरमैन हो। ये एक फार्मास्यूटिकल के सेल्स का जो हायर किया है, मैंने उसके बारे में बात की। फिर मार्केटिंग वाले होते हैं, जिनका सीधा काम रहता है कि कंपटीशन को कैसे जीतना है, मार्केट का अपना जो कलेक्शन है या फिर जो परसेंटेज है बिजनेस का, वो कैसे बढ़ेगा, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कंपटीशन अगर कुछ कर रही है तो उसको कैसे मुझे प्लान करके उसको उससे अच्छा करना है। डॉक्टर्स को अगर अप्रोच करना है तो उसके लिए हमारी रीबूटिंग प्लानिंग होती है, ये सारी मार्केटिंग टीम करती है। प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन, उसके विजुअल एड्स, उसके लीफलेट्स, ये सारे जो काम रहते हैं मार्केटिंग टीम करती है। स्कीम्स की भी डिज़ाइन करनी है, कैसे क्या कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, कैसे स्कीम देनी है, ये सारी प्रोडक्शन टीम, जो प्लानिंग टीम है, मार्केटिंग टीम, वो देखती है। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट है, वो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग वो करती है। मार्केट से बच्चों को, अच्छे लड़कों को लेना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनकी ऑनबोर्डिंग देखनी है। ये सारा काम एचआर डिपार्टमेंट का रहता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके लीगल डिपार्टमेंट है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहता है और सेल्स डिपार्टमेंट का रहता है। उसके अलावा मार्केटिंग का रहता है। ये सारे हिस्से हो गए फार्मास्यूटिकल। लेकिन जा कौन सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसमें टेक्निकल्स, और ख़ास करके फार्मा मतलब फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी के बारे में नॉलेज होने के लिए, या डॉक्टर्स जो कि खुद एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, उनसे टेक्निकल टर्म में बात करने के लिए आपको साइंस या बी फार्मा, एम फार्मा होना ज़्यादा अच्छा रहता है। वो आपको कॉम्पिटेंट बनाता है कि आप डॉक्टर्स को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं। आज के टाइम में जबकि आपने देखा थोड़ा सा मार्केटिंग का पैटर्न चेंज हुआ है, तो आर्ट्स ग्रेजुएट भी अब ले रहे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जो कॉन्फिडेंट है, वो हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि पहले वाली बात अब नहीं है, डॉक्टर्स के साथ भी जो रिलेशन है वो आजकल वो गिव एंड टेक वाली जैसे बात है। वहाँ पे इथिकल प्रमोशंस के अलावा भी कुछ दूसरी बातें होती, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं बात करूँगा। गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया है अपने देशवासियों के लिए, और चूँकि इथिकल प्रोडक्ट्स हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो थोड़ी महंगी रहती है, उसमें टैक्सेस रहते हैं, मार्केट के परसेंटेज रहते हैं, और रिटेलर्स का एक अलग हिस्सा रहता है, होलसेलर का अलग रहता है, सीएनएफ का रहता है। तो इन सब चीज़ों में अपने ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको काटने के लिए सरकार ने जेनरिक प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करना शुरू कर दिया। जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो, उसमें
कोई ब्रांडिंग नहीं है, वो डॉक्टर ज़्यादा लिखते नहीं है, लेकिन वो खास दुकानों पे मिल जाएंगे, काफ़ी सस्तों में मिले, सस्ते दामों में मिलेंगे। तो कस्टमर्स जो जानते हैं कि उनको कौन सा मॉलिक्यूल डॉक्टर्स ने लिखा है, अगर वो चाहें तो वो जेनरिक दवाइयाँ ले सकते हैं, जिनका कॉस्ट अगर 100 रुपये की एक दवाई है तो वो आपको 30 से 32 रुपये या और कम दामों में भी मिल जाती है। तो खास करके वैसी बीमारियां जो कि लंबे टर्म में रहती उसके लिए काम करती है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है। कुछ कंपनियां अभी सिर्फ जेनरिक इंडस्ट्री में ही चले गए हैं, वो एक्चुअली इंटरमीडिएट लेवल हो या नॉन ब्रांडेड जेनरिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मार्केट में देते हैं। कुछ कंपनियां उसमें ब्रांडिंग भी करती हैं तो कि ताकि लोगों को थोड़ी सुविधा हो अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। अब रही बात कि अब क्या क्या होगा इसमें, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं, अलग अलग कंपनीज हैं। एमएनसी कंपनीज अभी भी इंडिया में हैं और वो अच्छे पैसे देते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी इंडियन कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ग्लेनमार्क है, ल्यूपिन है, जाइडस है, सन फार्मा है, ये अरविंद फार्मा, ये सब कंपनीज इंडियन कंपनीज हैं। और डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो बार बार मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब है, ये सारे इंडियन कंपनीज हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छा पैसा देती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक लड़का या कोई भी आदमी अगर अपना कैरियर बनाना चाहता है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी 4 से 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी हो जाती है, रहती है। हाँ, छोटी कंपनीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वहाँ पे सैलरी कुछ कम भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कंपनीज आपके सारे खर्चे खुद देती हैं और अच्छे परफॉर्मर्स को इंसेंटिव देती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रेप आपकी एवरेज जो इनकम होगी वो 40 से 50 हज़ार रुपये हो सकती है। अगर इंसेंटिव मिले तो ज़्यादा भी हो जाती है। किनको जाना चाहिए, मैं बताऊं कि ये थोड़ा ट्रैवलिंग का काम होता है, घूमने का है। तो फिजिकली अगर फिट है तो आप ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस होता है, कई बार आपको डॉक्टर्स के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। चैलेंजिंग इसलिए भी है कि कंपनीज उसमें टारगेट देती हैं, वो आपको अचीव करना है। तो कई बार दिक्कत होती है कि अगर आप नहीं अचीव कर पाए तो एक प्रेशर रहता है, तो स्ट्रेस भी आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ठीक से प्लानिंग कर रहे हैं और काम अपना ठीक से कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टारगेट अचीवमेंट में दिक्कत नहीं होती है। चूँकि इस प्रोफेशन में कैरियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट करके अप टू वीपी सीईओ तक भी जा सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप बनाना चाहते हैं अपना कैरियर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट्स हो, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स हो, ये सारे क्षेत्रों में आपका स्वागत है, आप जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में एफएमसीजी, एफएमसीडी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कंपनीज हैं, ये सारे एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और आपके कैरियर के लिए कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे एमबीए मार्केटिंग वाले टीम है, वो आराम से जा सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन वाले जो हैं वो जा सकते हैं। डाटा एनालिस्ट जा सकते हैं। एचआर में एमबीए एचआर जा सकते हैं। कंपनीज के फिनांस में एमबीए फिनांस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, या एमएफसी वाले हैं वो जा सकते हैं। आर&डी डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये जा सकते हैं। तो इसमें कहीं भी जॉब ऑप्शन की कमी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया के कुछ खास स्टेट्स में सिमट के रह गया है। मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे या फिर महाराष्ट्र को आप ले लें तो एक बहुत बड़ा तबका जो फार्मा इंडस्ट्री का है वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रही, टैक्स कंसेशंस को लेकर के, तो कुछ अलग
राज्यों में, खास करके हिमाचल है, उत्तराखंड है, या फिर अगर आप देखें तो इवन मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के आसपास में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी कर रही हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और उनका कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है। तो जो फार्मा के सेल्स में रहने के लिए चाहते हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको खास करके अपने क्षेत्रों में मौका मिलता है। लेकिन खास करके अगर प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल या आप लॉजिस्टिक्स, एचआर और हेड ऑफिस जैसे यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपको शायद अपने क्षेत्र से निकल करके वैसे राज्यों में जाना पड़ेगा जहाँ पे कंपनीज के हेड ऑफिस है। तो मैं आशा करता हूँ जो आज का इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दर्शकों के, खास करके यंग बच्चे जो हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं आपको एक और बता दूं कि कई मेट्रोज़ में आपने शायद देखा होगा कि लड़कों के अलावा लड़कियां भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजर में के रूप में जाते थे। थोड़ा सा मैं आपको एक अर्ध सत्य हो या सत्य हो बताऊं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थोड़ा सा पहले की तरफ नहीं रहा। यहाँ पे जैसे मैंने हिंट्स दिया था कि गिव एंड टेक वाली बात है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ आपको अपने पर्सनल रिलेशन को इनकैश करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कॉमर्शियल हो गए हैं। शायद उनके ऊपर भी प्रेशर होगा क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो प्राइवेट नर्सिंग के अलावा नर्सिंग होम चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, या जिनका जो बड़े बड़े स्टार हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो उनके लिए अलग दायित्व भी होती है। तो वो एक अलग बड़ा एक विषय है जिस पे बाद में हम कभी बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे किसी प्रोफेशन के जैसे यहाँ पे भी किसी निगेटिव चीज़ें हैं जिसको शायद आपको अपनी स्मार्टनेस से उसको जीतना पड़ेगा। तो थैंक यू, और मुझे आप अपने कमेंट्स देंगे और फिर भी ये भी बताएंगे कि आगे के हमारे एपिसोड्स में, जो कैरियर मंत्रा के एपिसोड में है, आप कौन से विषय पे ज़्यादा सुनना चाहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स वंस अगेन।